नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे। बड़े पहुंचे हुए एक संत हैं हुए रैदास। वे लिखते हैं, वेद पढ़ई पंडित बनियो, गांठ पनी और चमार। रैदास मानुष एक हई, नाम धरे हई चार। जात पात के फेर मही, ओरजी रही सब लोग। मानुष ताकू खात हई, रैदास जात कर रोग। पौराणिक काल से एक मसला पूरे समाज में विभेद की वजह बना हुआ है और वो है जात पात का भेदभाव। संत रैदास उसी के खिलाफ लिखते थे और हमेशा ये कोशिश करते थे कि लोग एक रहें। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धर्मेंद्र शास्त्री ने पिछले दिनों 10 दिवसीय हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली। बाबा जी का मानना है कि कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, सभी हिंदू हैं और सभी को एक होकर रहना चाहिए। अब बाबा मीडिया की सनसनी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये यात्रा पूरे समय तक सुर्खियों में बनी रही। बाबा ने कई तरह के संदेश देने का प्रयास किया। दलित को सामने बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराया। वे पूरी यात्रा के दौरान माइक से अपील करते रहे कि सभी हिंदू मिलजुल कर रहें। बाबा मीडिया सहित बड़े वर्ग को अपील करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबा से कई गुना ज्यादा अपील करते थे महात्मा गांधी। उनकी एक आवाज में लोग जीवन तक कुर्बान कर देते थे। गांधी जी ने भी यह अभियान बहुत जोर शोर से चलाया था, मगर नतीजा क्या हुआ? देश में समय के साथ साथ ये जातिवाद और भी अधिक गहरा हुआ। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या बाबा की ये हिंदू राष्ट्र की मुहिम रंग लाएगी? क्या आसान है देश के अंदर इतनी गहरी खाई को पाटना? बाबा की इस मुहिम से अभी भले ही कई राजनेता जुड़े हुए दिख रहे होंगे, लेकिन क्या चुनाव के वक्त टिकट बांटते हैं जब वो, तो क्या सबसे पहले उम्मीदवार की जाति नहीं देखते? क्या पढ़ा लिखा तथा कथित समझदार कहा जाने वाला गैर राजनीतिक समाज का तबका भी इस मुहिम में आगे आएगा? क्या हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्माचार्य भी इस लाइन को मानते हैं? ऐसे दौर में जब एक खास समाज के शहरों और गांवों में मोहल्ले अलग अलग होते हैं, पेयजल के स्रोत तक अलग होते हैं, नाम नहीं लिखा रहता लेकिन तय रहता कि अमुक जाति का व्यक्ति वहां पानी पिएगा और पानी लेगा और अमुक जाति के लोग वहां पर रहेंगे, तब यह सपना देखना कहीं दुस्साहस की श्रेणी में तो नहीं आएगा? यदि वाकई सब एकजुट हो भी पाए तो क्या एकजुट रह पाएंगे? एक और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसके पीछे कोई सियासी अभियान भी तो नहीं है? बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बीते दिनों एक यात्रा निकाली। इस यात्रा का नाम था सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। तकरीबन 10 दिन तक 160 किलोमीटर चली ये यात्रा, जिसमें देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग आए। बाबा ने इस यात्रा का ध्येय रखा जाति पाति की दीवार गिराने का। संदेश बिल्कुल स्पष्ट जाए, इसके लिए दलितों को न केवल साथ रखा बल्कि उन्हें अपने हाथों से भोजन तक करवाया। देश में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था गहरे तक धंसी हुई है, उसे देखकर बाबा का ये लक्ष्य असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर लग रहा है। हालांकि वो जितने डिमांडिंग हैं, उसके अनुरूप पब्लिसिटी भी भरपूर हुई। देश भर का मीडिया इस यात्रा को कवर करने पहुंचा। हमसे भी उन्होंने बातचीत की और क्या संकल्प गिनाए, पहले आपको ये सुना देते हैं। देश का महोत्सव है। इस देश की सबसे बड़ी जो बीमारी है जात पात छुआछूत ऊंच नीच गांव गांव में, उसका ये इलाज है और इलाज में सबको मजा आता है। देश के कोने कोने में जाएंगे हिंदुओं को जगाने के लिए। जिन बाबा के एक एक बयान सुर्खियां बटोरते हो और जिनका सानिध्य बड़े वर्ग को करीब ला देता हो, तो ये मौका भला राजनेता कैसे छोड़ सकते थे? खास तौर से भाजपा के कई बड़े नेता मंत्री सभी एक एक दिन बाबा की यात्रा में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस ने जरूर इससे दूरी बनाकर रखी। बाबा ने अपनी यात्रा को मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उनका मानना है कि हिंदुओं को पहले एकजुट करना और फिर उस एकजुटता को बनाए रखना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। बाबा ने ये भी समझाया कि हिंदू कौन है और कट्टर हिंदू कौन है। हिंदू वो जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया और सनातन संस्कृति को अपना आधार मानता है, अपनी संस्कृति को समझता है। और कट्टर हिंदू वो कि कोई हमारी संस्कृति छीन रहा हो, उसके खिलाफ
आवाज़ उठाने की दम रखता। बाबा ने ऐलान किया है कि उनकी ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी और अगले साल इसके मथुरा से दिल्ली के बीच होने की संभावना है। हालांकि जिस बुंदेलखंड से बाबा आते हैं उसी बुंदेलखंड में दलितों के साथ सक्षम लोगों के अत्याचार की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। वहां अभी भी छुआछूत और भेदभाव बहुत होता है। ऐसे में बाबा के इस आह्वान का असर कितना हुआ है या होगा, ये आकलन कर पाना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन बाबा के हिंदू राष्ट्र के सपने को लेकर विमर्श जरूर तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा उज्जैन के। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं ब्रजराज सिंह, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। ब्रजराज जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं सरवन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं दर्शकों को एक सूचना दे दूं कि कांग्रेस को भी हम चाहते थे कि इस मसले में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सियासी ताल्लुक होता है ऐसी यात्राओं का, तो कांग्रेस ने मना कर दिया, कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी। खैर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वामी जी से। स्वामी जी, ये आपने भी देखी होगी, जाहिर बात है कि जितने लोकप्रिय हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, तो आपने टीवी में और भी किसी दूसरे सोशल मीडिया के जरिए उनकी यात्रा देखी होगी। क्या निचोड़ आप निकाल पाए उनकी यात्रा से? जी देखिए, ये स्पष्ट है कि इस राष्ट्र के अंदर अंतर सभ्यता का भेदभाव जो है या अंतर सभ्यता का जो तुलना है वो भी प्रभाव डाल रही है। बाबा बागेश्वर ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा से ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश की कुछ कुरीतियां हैं जिसके अंदर से प्रमुख रूप से जातीय भेदभाव है, उसको उन्होंने उभार करके निकाला है, जो कि स्वागत योग्य। आप एक चीज देखिएगा, यदि हम हमारे जितने अखाड़ों के आश्रमों की बात करते तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते, किंतु उसका प्रचार प्रसार आज के युग में आवश्यक था, इस बात को हम लोग भी भूल गए। हमारे यहाँ पर यदि हमारी रसोई को कोई जिसे कह सकते हैं कि कोई OBC वाला या SC वाला संभाल रहा है, हमारे यहाँ के जो पूजा व्यवस्था है उसको यदि कोई वैश्य संभाल रहा है, तो हमने इन विषयों को ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु समाज के अंदर ये कुरीतियां व्याप्त थी, इसके ऊपर लोगों ने ध्यान दिया। और समरसता का एक कूट आया जो कि शासकीय स्वरूप के अंदर आया, और वो शासकीय स्वरूप के अंदर जो आया उस आधार के ऊपर ये यात्रा के ऊपर प्रभाव डाला और उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर इसको प्रमुख बिंदु बनाया। तो ये स्पष्ट है, इंटर सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरे विश्व पर हावी है। हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हम कनाडा में देख रहे हैं, हम अनेक देशों के अंदर देख रहे हैं कि अंतर सभ्यता का जो टकराव है वो टकराव बड़े विशाल रूप के अंदर आ चुका है। तो इसके ऊपर ये यात्रा बेहद मायने रखती है, भारत के लिए बेहद आवश्यक थी और ये निरंतर रूप से निकलते रहना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। नियमित रूप से निकलते रहना चाहिए। दूसरे मेहमान करते हैं ब्रजराज सिंह जी हमारे साथ हैं। ब्रजराज जी, आपकी टिप्पणी इस यात्रा को लेके? बिल्कुल टिप्पणी है, और टिप्पणी नहीं है, मैं तो साधुवाद दूंगा गुरुदेव बाबा बागेश्वर जी को कि उन्होंने ये प्रयास शुरू किया। एक 26 साल की आयु में एक व्यक्ति को इतना ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस भगवान ने उनको चुना इस कार्य को करने के लिए। तो प्रभु श्री राम की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। वो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी उनके साथ हमेशा रहे, और वो जो कार्य लेके निकले हैं उस कार्य में उन्हें सफलता मिले। किंतु दो एक चीजें आपको और कुछ कहने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आने से मना कर दिया, कोई सियासी होगा। नहीं साहब, सियासी नहीं है प्रवीण जी। नहीं, मैंने एक ऐसा, सुनिए, मैं आक्षेपक लगा देता हूं एक के मेरा ऐसा आकलन है, उन्होंने कहा गया कि भाई वो इस विषय पर नहीं बैठेंगे, तो मुझे लगा कि उनको लगा होगा कि शायद इस विषय पे क्यों बैठे, अच्छा बोलेंगे तो भी पार्टी लाइन के खिलाफ, बुरा बोले तो एक बड़ा वोट बैंक खसक जाएगा। पार्टी लाइन, प्रवीण जी, पार्टी लाइन। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस एक मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था उसी राह पे चल रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण उसके लिए सर्वोपरि है, उसके बाद परिवारवाद और उसके बाद भ्रष्टाचार। बाबा बागेश्वर को वो खतरा दिख रहा है, जो खतरा आने वाला है उस खतरे को ही वो जागरूकता ला रहे हैं। प्रवीण जी, मैं पूरी तरह से मानता हूं, अगर आप मुझे 1-2 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस देश में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम मुगलों के काल तक भी छुआछूत बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, ना ही करते थे, लेकिन
जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय पे गरीबी थोड़ी बढ़ी, थोड़ी क्या बहुत बढ़ी, सबने देखा है किस स्तर पर गरीबी हुई। और जब गरीबी आती है तो वो बीमारी लाती है, गंदगी लाती है, गंदगी से बीमारी होती है। ये व्यवस्था में एक बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन आज की डेट में आप भी प्रवीण जी बहुत जगह ट्रैवल करते होंगे, बहुत सारे, मैं नहीं कहता कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन बदलाव निरंतर जारी है। ठीक है, लोकतंत्र की जो कमी है, उस कमी की वजह से आऊंगा जो जात-पात पृथ्वीराज जी। में पहले बांट के- सवाल में मोटी मोटी सारी बातें आपके लगी। तीसरे मेहमान को इन करता हूं मैं, शर्मन नगेले हमारे साथ हैं। शर्मन जी, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? फिर सेकंड सेगमेंट की तरफ हम आएंगे। पहले तो यही कि देखते कैसे हैं आप इस यात्रा? वो सबको अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अभिव्यक्ति को तो उसका प्रदर्शन करने के लिए, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए। और आप कोई भी व्यक्ति, वो यदि साधु संत हो या ना भी हो, तो वो अपनी बात कहने का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो उचित मंच है, उनके माध्यम से कर सकता है वो। और बागेश्वर जी अपनी यात्रा निकाल कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, उनको करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के जानकार कितने मर्मज्ञ हैं ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि वो किसी पीठ के पीठाधीश नहीं है। और भारत में जो चार जो पीठ हैं, जो मान्य परंपराएं हैं, जो मान्य गुरु हैं, चाहे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करें या बाकी लोगों की, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के तथ्यों को, उन्हीं की चीजों को आगे बढ़ाया जाता है और माना जाता है। बागेश्वर जी के संदर्भ में ये कहूंगा, लेकिन फैन फॉलोइंग तो है लपक के। मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। मैं लंबे समय से मैं ये कहता आया हूँ, एवरी टाइम एवरी चैनल पर, कि वो एक कथावाचक है। और ये भाग्य की बात है कि मैथिली ठाकुर भी एक बिहार से बहुत अच्छी जो है ना सिंगर हैं, लड़की हैं। अभी एक लड़का है जो भारतीय लड़का है, उसने आइसेन को पीछे छोड़ दिया। उसने इतना कुशाग्र बुद्धि का है वो, कि विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पर उससे ज्यादा बुद्धि वाला कोई है ही नहीं। तो देखिए, ये अलग विषय है कि वो उनकी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया के समय में उनको लोग मान रहे हैं, लेकिन वो किसी पीठ के पीठाधीश नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है, वो एक कथावाचक है, जो मैं मानता हूँ। और चूंकि सोशल मीडिया के दौर में उनकी थोड़ी उनकी टीआरपी कम हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस तरह की यात्रा करके अपनी मार्केटिंग कर ले और अपने आप को फिर से रिवाइव कर ले। ये मैं भी मॉनिटर करता हूँ उनको, मैं भी उनकी चीजों को देखता हूँ। टीआरपी आऊंगा, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, अगले सेगमेंट में इसी बात करेंगे। एक बार स्वामी जी का रुख करते हैं। स्वामी जी, बहुत लंबे वक्त से, हालांकि अभी ब्रजराज जी ने बोला, चूंकि वक्त ज्यादा उनके पक्ष वाला हो चुका था, तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं लिया, उसे आपकी तरफ लेके आता हूं। ये पौराणिक काल से चल रहा है, मतलब मैंने बहुत लंबे काल से, ये कोई अभी मुगलों के वक्त छुआछूत नहीं आया, बहुत पहले से है। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि भाई भगवान जगन्नाथ जी ने कहीं जाके दर्शन दिए, वो किसी दलित को दिए क्योंकि पंडा पुजारी उसे अंदर नहीं आने देना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे कथानक जो है वो बिखरे पड़े हैं हमारे समाज में और हमारी पौराणिक गाथाओं में। तो ये तो तब से चलता आ रहा है। गांधी जी ने बहुत बड़ा इसको लेकर आंदोलन किया था, मतलब जो गांधी जी की फैन फॉलोइंग इनसे बहुत ज्यादा थी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से, वो भी उस सीमा तक सफल नहीं हो पाए। आपको लगता है कि लोग आम जीवन में, व्यवहार में उससे अपना लेंगे कि नहीं, जो भी है वो हिंदू है, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खाए, मंदिर में आए, कोई समस्या नहीं? जी देखिए, ये स्पष्ट है कि यदि हम वेदों के ऊपर जाते हैं तो मनुस्मृति के ही 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रयात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। यानी वेदों के अंदर जिनकी रुचि हो, स्मृतियों के अंदर जिनका विश्वास हो, स्मृति यानी जो ऋषि मुनि, जो विद्वत जन थे, उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के अंदर जिनका विश्वास हो, सदाचार से जो जीवन जीते हैं, यानी कि जो न खुद दुखी रहते ना किसी को दुखी देते हैं, और स्वयं के आनंद में रहते हैं, 4 लक्षण हैं धर्म के। ये सबसे पहले वेदांत के अंदर आया। उसके पश्चात वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जो थी, यदि उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी ना, ईच अकॉर्डिंग टू वर्क, ईच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जिसकी जितनी योग्यता उसको उतना कार्य दिया जाए, तो उस आधार के ऊपर वर्ण व्यवस्था का भी निर्धारण हुआ था मनु के समय में। उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि देश काल परिस्थिति में, आप इस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे भिन्नता रखता हूँ, मत भिन्नता रखता हूँ। मध्यकाल के अंदर हमारे मारणिक मतभेद को लोगों ने समझा, आक्रांताओं ने समझा, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पद्धति के अंदर जातीय व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा उठाया, हाँ जी, उसको बढ़ाया, कैटलिस्ट का काम करा।
उत्प्रेरक का काम करा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो श्रम करने वाला वर्ग था उसको शूद्र कह दिया गया, जो विनिमय करने वाला वर्ग था उसको हमने वैश्य मान लिया, और जहां तक सवाल उठता है ज्ञान के भंडार का उसको हमने ब्राह्मण मान लिया और क्षत्रिय मान लिया। तो ये जो जिसे कह सकते हैं चतुर्विध है, चतुर श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को जातीय व्यवस्थाओं के अंदर ढालने का काम जो करा वो मध्यकाल के आक्रांताओं ने किया। तो मुझे नहीं लगता कि बेहद कठिन कार्य है। हमारे यहाँ की मिश्रा जी जो आरक्षण व्यवस्था है, वो आरक्षण व्यवस्था को यदि हम उसको ये मान ले कि भाई पहाड़ी जीव जो है, पहाड़ी निवासी जो है वो अलग है, मैदानवासी अलग है, यानी उनकी जो रहने की जो चुनौतियां हैं उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाता, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनकी चाहे किसी भी जाति के, तो उसके अंदर ये स्पष्ट हो जाता कि कोई भी वर्ण भेद नहीं रहता, कोई जाति भेद नहीं रहता। आज यदि बाबा बागेश्वर इस यात्रा को निकाल रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके परिणामों के ऊपर निकाल रहे। मैं इसे बड़ा व्यापक स्वरूप देता हूँ कि हम किसी भी समस्या के मूल की ओर जाएं, उस मूल को सुधारने का जो योग्यता है वो योग्यता उसके अध्ययन के अंदर है, उसके R&D में, रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर है। तो हम रिसर्च एंड एनालिसिस यदि कर लेंगे। आऊंगा स्वामी जी, एक बार बहुत देर से ब्रजराज जी के पास नहीं गया, फिर आता हूं आपके पास जरूर। ब्रजराज जी, एक कांग्रेसी पब्लिकली तो नहीं कह रहे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बात कहते हैं, मतलब अनौपचारिक संवाद के दौरान वो एक बात कहते हैं कि भाई आपके तमाम बड़े नेता, मतलब दिल्ली से लेके भोपाल तक के, मैंने भी देखे बहुत सारे नाम, आप कहेंगे तो गिना भी दूंगा, वहां एक एक दिन यात्रा में रहे, जितने बड़े बड़े नाम है वो सब, सीएम ने ट्वीट भी किया, सबसे पहले बधाई दी सीएम ने भी, और बाकी सब दिल्ली से भी आए लोग। कांग्रेस कहते हैं कि भाई चूंकि वो एक राहुल गांधी एक डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना, वो आपको डरा रहा है, तो आपको सूट कर गया बाबा जी का की मुहिम और आप उनके साथ हो लिए। प्रवीण जी, ऐसा नहीं है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षक के रूप में इस देश में अपना एक स्थान बना चुकी है। विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का कार्य जो पार्टी कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हम जाति पाति की जनगणना के खिलाफ नहीं खिलाफ, ये बहस का विषय ही नहीं है। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ये जानते थे कि क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, उन्होंने उसको जो आरक्षण है उसको कहां तक रोका, उसके बाद किन परिस्थितियों में आरक्षण लागू हुआ, और आज आरक्षण की वजह से जो व्यवस्था है अब उसमें भी ये बदलाव करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी है, उसको वो देना चाहिए। मैं इस विषय को छोड़कर 2 मिनट के लिए आपसे ये कहना चाहता हूं प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ है, सनातन धर्म को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म के पद्धतियों को, रीति रिवाजों को ढकोसला कहकर उनको बदनाम किया और उनको बदनाम करके धर्म का नाश किया, वो कार्य अब हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। हम अध्यात्म, जो सनातन अध्यात्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को अपना गौरवशाली इतिहास और जो आध्यात्मिक इतिहास है उसको बता रहे हैं। प्रवीण जी 2 मिनट पॉज करके स्वामी जी की बात को समझने का प्रयास करिए कि हम वो उनके हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो सब ज्ञान ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसको आज सिर्फ खोज के अंग्रेज छाप रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी बात प्रवीण जी, कि काल चक्र में जो ऊर्जा पूरे विश्व का चक्कर लगाकर भारत में वापस आई है, अब भारत को गौरवशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को गौरवशाली होने से कोई, मैं तीसरे में मान कर लूंगा। बहुत आपको ही बहुत पर्याप्त वक्त दिया, आपकी पूरी मोटी मोटी बात ले ली। सरमन अकेले जी करते हैं। सरमन जी, इसमें कोई सियासी एजेंडा भी आपको दूर से कहीं से दिखता है, कुछ खुशबू आ रही है उसकी? देखिए माननीय प्रवीण जी, हालांकि मेरे को ये जानकारी आपको भी है कि बागेश्वर जी के उनके जो जहां पर वो बैठते हैं वहां पर कांग्रेस के नेता भी गए, कमलनाथ जी भी गए। कमलनाथ जी ने बुलाया था उन्हें, छिंदवाड़ा कथा कराई थी। हाँ, नहीं वही तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता, बाकी दल के नेता भी उनके जहां वो अपना मैं हो सकता कि मेरे भाषा शैली में थोड़ा सा एक कमजोर शब्द निकल जाए, जहां वो मजमा लगाते हैं वहां लोग पहुंच जाते हैं। तो एक बात सही है, लेकिन जहां तक राजनीतिक उनकी कोई इसमें मेरे को सियासत नजर नहीं आती है। ये जरूर है कि बागेश्वर जी यदि राजनीति क्षेत्र में आने के लिए हसरत पाले बैठे होंगे
तो जरूर उनका कोई हिडन एजेंडा होगा, इसलिए वो ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ माननीय प्रवीण जी, बुंदेलखंड वो इलाका है जो सामंतशाही से आज भी कूट कूट कर भरा है। वहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा पलायन मध्य प्रदेश का वो एक ऐसा इलाका है, इसीलिए ये वहीं से हैं। ये क्या मालवा में अपना कोई बहुत ज्यादा कोई अपना एक कर्तव्य दिखा पा रहे हैं क्या? महाकौशल में दिखा पा रहे हैं क्या? आपके निवार में दिखा पा रहे हैं? नहीं, इन्होंने कहा कि अगली इनकी यात्रा मथुरा दिल्ली होने वाली है अगले साल, मतलब अगले साल मैंने आई गया अगला साल, तो वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंच जाए, प्रधानमंत्री के 7 एस्कॉर्ट भी जाए, मेरी बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से चलता है, सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो किसी एक धर्म जाति विशेष की बात नहीं करता, सबको समानता की बात करता है और वो वैश्विक कल्याण की बात करता है। आप ये कह रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं जो बागेश्वर जी कह रहे हैं। ठीक है, एक बार स्वामी जी को इन करना चाहूंगा, अमृत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले स्वामी जी को। स्वामी जी, एक बात जो मोटी है वो थोड़ा सा टच कर गए शर्मन जी, मैं और उसे विस्तारित कर देता हूं कि भाई बुंदेलखंड में अभी भी ऐसी खबरें आती हैं कि भाई किसी दलित की बारात अगर घोड़ी में निकल रही है बैंड बाजे के साथ, तो वहां प्रभावशाली ठाकुर साहब या पंडित जी या और कोई अपर क्लास का कोई मोहल्ला है, तो वो झगड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे घर के सामने दलितों के घोड़ी निकल रहा है। तो इतनी धसी हुई है जहां पर वहां ये सब चीजें और भी जगह, तो वहां इतनी आसानी से आपको लगता है या फिर ये बदलाव आएगा समाज में, या फिर बहुत सारे लोगों का मन बदलेगा इस यात्रा के बाद भी? नहीं, आप बिल्कुल सत्य है, नकेले जी बिल्कुल सत्य है। देखिए, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि भीड़ के प्रभाव में और जिसे कह सकते हैं पब्लिसिटी के दबाव में इनके मुख से अनेकानेक ऐसी बातें निकलती है जो कि प्रारंभिक स्तर की है, जिसे कह सकते हैं बहुत बेसिक लेवल की है। किंतु हमें ये जानना जरूरी है कि हमें आज के युग में इनका लाभ उठाना है, यानी वैश्विक शांति के रूप में या भारत के उत्कर्ष के उद्भव के रूप में लाभ उठाना है। तो यदि कोई भीड़ है, तो ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, तो ऐसी स्थिति में हमको उसे डाइवर्ट करना होगा उनके द्वारा। वो किसी मतलब आप कह रहे हैं कि उस ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को भी, करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को भी। चाहिए। तो ब्रज जी, क्या इसीलिए आपकी इतनी भीड़ उमड़ी आपके बड़े नेताओं की कि आपको लगा कि भाई इसे इस एनर्जी को चैनलाइज किया जाए? इस विषय को समय पर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं शर्मन जी को कहना चाहता हूं कि उनके शब्दों में बहुत ज्यादा ही गैर मर्यादा थी कि तमाशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कथावाचक हैं। बिल्कुल है। मैं तो एक बात जानता हूं, जो धर्म का झंडा उठा ले वो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, और वो सबसे बड़ा होता है। वासुदेव कुटुंबकम की बात आप कर रहे थे शर्मन जी, जरा ये मुसलमान को समझा के देखिए, क्या वो इस बात को मानता है? जब तक हिंदू है तब तक इस विश्व का कल्याण होगा। किस मस्जिद से आवाज निकलती है कि विश्व का कल्याण हो? तो हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। हमें जो खतरा आ रहा है, जो विश्व में चल रहा है, उसके प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा। आज इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, इजराइल, बांग्लादेश, जो स्वामी जी से पूछा ब्रज जी, सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा, जो स्वामी जी से पूछा उसका सप्लीमेंट्री ले लीजिए। बुंदेलखंड सहित कई जगह ये चलन है कि अभी भी मतलब दलितों को बहुत हे तरीके से देखा जाता है, लोग जाते नहीं, मतलब उनकी अगर वो घोड़ी में बैठ के बारात निकाल ले तो कई बार झगड़े हो जाते हैं, उन्हें पीट दिया जाता है। प्रवीण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जैसे स्वामी जी थे, किंतु दिन प्रतिदिन ये कम होते जा रहा है। अब वो टाइम नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था, बहुत ज्यादा था। अब बहुत धीरे से ये चीज ठीक हो रही है। हमें स्वागत करना चाहिए कि छुआछूत कम हो रहा है, जात पात की लड़ाई, जात पात की खाई कम हो रही है, और एक 26 साल का युवक इसको कम करने के लिए निकला है, तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। हमें अपने देश का हित देखना चाहिए, इस विश्व का हित देखना चाहिए। उस इस्लामिक उग्रवाद के खिलाफ हमको, और बाबा बागेश्वर इस्लामिक उग्रवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं प्रवीण जी, हमको उस व्यक्ति का साथ देकर इस्लामिक उग्रवाद को खत्म करने में अपना सहयोग करना चाहिए। ठीक है ब्रजराज जी, माफ कीजिए, मैं जाता शर्मन जी के पास आपका जवाब लेने, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
मैं सहमत हूं इस बात से, जो बात ब्रज जी कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए हिंदुओं के बीच, इससे बिल्कुल सबकी सहमति है। लेकिन ये मिसाल पेश कौन करेगा? जाहिर तौर पर पेश करेंगे पॉलिटिशियन, पेश करेंगे जो समाज के प्रभुत्व वाले लोग हैं वो, और ये कब तक संभव होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।